दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों आज हमारा केमिस्ट्री का दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो पदार्थों के ऊपर स्पेशली है। तो आइए चलते हैं, हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ या जिस सामग्री के बने होते हैं कहलाते हैं। दोस्तों जो वस्तुएं होती हैं जिस सामग्री से बनी होती हैं उसको पदार्थ कहते हैं। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है, पदार्थ के कणों के बीच होता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जो पदार्थ के कणों के बीच होता है वो क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है। दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1 में ही आपको बताया था, पदार्थ के बारे में जो हमने लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि जो पदार्थ की मूल अवस्थाएं होती हैं वो 3 ही मूल अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बाकी जो यहाँ पर 2 अवस्थाएं और होती हैं, बोस-आइंस्टीन प्लाज्मा एवं प्लाज्मा अवस्था, वो आर्टिफिशियली अचीव्ड अवस्थाएं होती हैं, उनको अत्याधुनिक तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मूल अवस्था नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये जेल सही हो जाएगा। ये पदार्थ की मूल अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ठोस नहीं है। तो दोस्तों ठोस नहीं है इसका मतलब क्या है, देखिए पहला रबर एक ठोस के अंतर्गत आता है, दूसरा स्पंज भी एक ठोस के अंतर्गत आता है, तीसरा पत्थर भी ठोस ही होता है, चौथा है दूध दोस्तों ठोस नहीं होता, ये लिक्विड फॉर्म में होता, द्रव होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में कणों के बीच दूरी कम होती है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जो ठोस अवस्था होती है उनमें कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसीलिए वो असंपीड्य होते हैं। उन पे अगर आप अलग से दाब लगाएंगे तो वो कण एक दूसरे से और ज़्यादा करीब नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरा द्रव होता है, द्रव के कण थोड़े बहुत संपीड्य होते हैं और ठोसों की तुलना में द्रव के कणों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। तीसरा गैस है, गैस में कणों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है और ये बहुत ही ज़्यादा संपीड्य होते हैं। तो प्रश्न है हमारा, किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी कम होती है। सबसे कम होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पर, ठोस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। दोस्तों अभी हमने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे ज़्यादा जो कणों के बीच की दूरी होती है किस में होती है, गैस में होती है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों सबसे अधिक आकर्षण बल कहाँ होगा, जहाँ पर कणों के बीच की दूरी सबसे कम होगी, इसीलिए तो सबसे कम दूरी पर उपस्थित है क्योंकि वहाँ पर आकर्षण बल सबसे अधिक है। तो ठोस के जो कण होते हैं वो ठोस के कण क्या करते हैं, उनमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है एक दूसरे से, इसलिए उनके कण एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा कि ठोसों में जो होता है कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। दोस्तों सबसे कम आकर्षण बल किस में होगा, जिनमें कणों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा कणों के बीच की दूरी किस में होती है, गैसों में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, गैसों के बीच में ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो गैसों में कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 573 केल्विन का समतुल्य तापमान है। तो दोस्तों 573 केल्विन का समतुल्य तापमान हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, अगर आप हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखे हैं तो तापमान वाला लेक्चर जाकर के देख लीजिए, उसको हमने फिजिक्स में पढ़ाया था। तापमान में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, कन्वर्जेंस इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो डिग्री सेल्सियस वाला तापमान होता है, अगर हम देखिए डिग्री सेल्सियस
वाला तापमान में हम क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं तो ये क्या प्राप्त हो जाता है, हमें केल्विन में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन से 273 माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273। ठीक है, तो अब केल्विन में तापमान यहाँ पर दिया है, यह कितना 573, इसको हम माइनस कर देंगे 273 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर थर्ड 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। दोस्तों, जो जल होता है या पानी होता है ये क्या करता है, सामान्य तापमान पर 36 डिग्री सेल्सियस पर लगभग क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, अगर इसका तापमान हम बढ़ाते जाते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, क्वथनांक होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या करता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उबलने लगता है। तो अगर हम उसको 200 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो 200 पर क्या होगा, पूर्ण रूप से गैस में अवस्था में रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन गैसीय अवस्था सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया दोस्तों क्या होती है, ये आप हमारे केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हो, उसके हमने बहुत अच्छे से बताया था। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे लेक्चर्स को पीछे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन को हमने आपको बताया था कि जब कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ऊर्ध्वपातन का उदाहरण बताना है। ऊर्ध्वपातन का कौन सा है, तो पानी देखिए क्या होता है, पानी बर्फ से अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, पहले द्रव में परिवर्तित होगा, उसके बाद जो है गैस में जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। दूध है, दूध भी हम क्या करेंगे, पहले उसको जमाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो फिर से वो द्रव में आ जाएगा। ऐसे ही शुष्क बर्फ है, तो देखिए शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या, शुष्क बर्फ, ये चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, -109 डिग्री फ़ारेनहाइट, -109 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर और उच्च दाब पर इसको ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। अब दोस्तों, ये जो शुष्क बर्फ होता है इसको अगर हम सामान्य ताप पर लाते हैं तो बिना द्रव में परिवर्तित हुए क्या करता है, डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो शुष्क बर्फ क्या होता है, एक ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो ठोस बर्फ है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिडिफाइड रूप है वो क्या है, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर कहाँ पर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग होता है इसका। ठीक है, तो आप ख्याल रखिएगा, जो शुष्क बर्फ होती है ये एक ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ज़्यादातर अग्निशामक यंत्रों में आग को बुझाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, कणों की दूरी पर निर्भर करता है, उन कणों के बीच की दूरी क्या है, गैपिंग क्या है, या रिक्त स्थान कितना है। तो जो गैस के कण होते हैं उनमें कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है सबसे कम होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, गैसों में, गैसों में जो कणों के बीच में आकर्षण बल होता है सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। दोस्तों अभी हमने बताया जो अगर कोई ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं या सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, अगर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों अगर कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो गैस अगर कोई है उसको हम द्रव में बदलते हैं तो द्रव बदलने के लिए उसका तापमान कम करते हैं, जिससे वो क्या होता है, संघनित होते हैं और उसके अणु आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो गैस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ये तो अभी हमने बताया, उसी क्वेश्चन का रिपीट आ गया है। तो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप शुष्क बर्फ है। तो दोस्तों अभी हमने इसका डिटेल आपको बताया है, क्या है, जो शुष्क बर्फ होती है वो क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब इसको माइनस 109 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उच्च दाब पर इसको रखते हैं तो क्या होता है, ठोस रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर जो होता है क्या है, शुष्क रूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वही क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है। दोस्तों हमने आपको बताया था मात्रक सिस्टम में, फिजिक्स का हमारा आप लेक्चर देख सकते हैं मात्रक सिस्टम का, उसमें हमने आपको बताया था जो तापमान का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया है कि अगर कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। तो दोस्तों सबसे कम स्थान किन के कणों के मध्य होता है, ठोसों के मध्य होता है, इसीलिए वो असंपीड्य रहते हैं। उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा स्थान किस में रहता है, द्रवों में रहता है, द्रव के कणों के बीच में रहता है, इसीलिए द्रव क्या करते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। और सबसे कम स्थान क्या होता है, किसमें सबसे ज़्यादा स्थान किसमें होता है, गैसों में होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, उनके कण एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और वो उड़ते रहते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो सबसे कम कणों के मध्य स्थान किसमें होता है, ठोसों में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो वाष्पीकरण के संबंध में है, एक बार हम कथन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, यह एक सतही परिघटना है। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है दोस्तों, जब आप देखे होंगे किसी तालाब में क्या होता है, उसके सतह से जल क्या होता है, धीरे धीरे वाष्पीकृत होता रहता है, उठता रहता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन है इसका, इसकी दर
तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल सही है। अगर गर्मी के दिनों में देखिए तो क्या होता है, हमारा तालाब बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, गर्मी के दिनों में इन्वायरमेंट का तापमान क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तापमान सबसे ज़्यादा होगा और आर्द्रता, वायु की गति सब पर निर्भर करता है। तो यह जो है वाष्पीकरण की घटना इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है ये भी। इससे ठंडक उत्पन्न होती है। जी हाँ, बिल्कुल, इससे ठंडक भी उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखिए देखते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 क्या हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। ये बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे तरल पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों, तरल पदार्थ किसे कहा जाता है, जब कोई द्रव होता है तथा उसी द्रव को अगर हम गैस अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ बोलते हैं। वही द्रव मतलब ऐसी गैस जो सामान्य तापमान पर क्या हो, द्रव रूप में रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, द्रव व गैस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था, इसके हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर में आप देख सकते हैं, हमने वहाँ पर काफ़ी डिटेल में इसको समझाया है। वहाँ पर क्या बताया आपको कि जो कणों के बीच की दूरी होती है ठोस, द्रव तथा गैस में, उसी के आधार पर हम संपीड्यता को परिभाषित करते हैं। अगर कणों के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे कम होती है, तब वहाँ पर क्या होता है, हमारा पदार्थ ठोस होता है और वो असंपीड्य रहता है, उसको फिर दबाना मुश्किल रहता है। ठीक है, उसके बाद द्रव आते हैं। द्रव में क्या होता है, कणों के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है ठोसों की अपेक्षा, तो अगर दूरी ज़्यादा होगी तो उनको हम संपीड़ित कर सकते हैं, थोड़ा बहुत संपीड़ित होकर के वो क्या होते हैं, एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। और गैस जो होते हैं उनमें कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, अतः गैसें क्या होती है, बहुत ज़्यादा संपीड्य होती है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसे बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, गैसों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आकार व आयतन निश्चित होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहले परिभाषा ही यही बताया था कि जो ठोस होते हैं उनका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जो द्रव होते हैं, द्रव क्या होते हैं, इनका आकार अनिश्चित रहता है तथा आयतन निश्चित रहता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है गैस। तो गैसें क्या हैं, गैस जो होती हैं इनमें आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित रहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, गैस। गैसों का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रसोई घर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो एलपीजी है, एलपीजी को क्या करते हैं हम, रसोई घरों में प्रयोग करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होती है, इसमें पेट्रोलियम या ज्वलनशील गैसों को, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, जो कुछ भी होता है को, ये गैसों का एक मिश्रण होता है पेट्रोलियम गैसों का। ठीक है, इन गैसों को हम क्या करते हैं, सिलेंडरों में, लोहे के सिलेंडरों में उच्च दाब पर संपीड़ित करते हैं। तो उच्च दाब पर संपीड़ित होने से क्या होती है, सभी गैसें द्रवित अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, फिर उनको उसी अवस्था में हम क्या करते हैं, अपने रसोई घर में प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि इनको उच्च संपीड्यता पर क्या किया गया है, द्रव अवस्था में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए ये है, वाहनों में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों, जो वाहनों में प्रयोग किया जाता है जिस गैस को, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, सीएनजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ का गलनांक क्या है। तो दोस्तों, जो बर्फ का गलनांक होता है ये क्या होता है, 200
273 केल्विन होता है। बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन सही है, 273 केल्विन। ठीक है। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा होता है? दोस्तों, जो घड़े का जल होता है, घड़ा का आकार आप देखिए तो क्या होता है, वो चारों तरफ से ऐसे घिरा रहता है सुराही में, और सुराही का मुंह काफी पतला रहता है। इसमें क्या होता है, जो जल होता है उसमें वाष्पन की प्रक्रिया होती है, और उस वाष्पन की प्रक्रिया से जल क्या करता है, वाष्प बन करके उसकी दीवारों पर जा करके क्या करता है, नमी उत्पन्न करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उस नमी को वो घड़ा अपने अंदर ही अंदर बरकरार रखता है। ठीक है, अपने अंदर ही अंदर उस नमी की वजह से अपने टेम्परेचर को वो मेंटेन रखता है, ठंडा रखता है। तो यहाँ पर जो घड़े का जल होता है किसके कारण ठंडा रहता है, वो वाष्पन की प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, किसी भी घड़े में जो जल भरा जाता है गर्मियों के दिनों में ताकि वो ठंडा रहे, तो किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है, वाष्पन की प्रक्रिया के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? तो जल के वाष्पन में कौन सी परिस्थिति वृद्धि करेगी? तो इसका पहला है, देखिए पहला है जल के तापमान में वृद्धि। दोस्तों, अगर जल का तापमान आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है क्या होगा, वहां पर वाष्पन तेजी से होगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं दोस्तों, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पन क्या होगा, कम होगा। अगर हमें वाष्पन में वृद्धि करना है, प्रश्न में वृद्धि पूछा है, तो जल का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है जल में नमक मिलाना। जल में नमक मिलाने का वाष्पन से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है अपरिवर्तित रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, जल के तापमान में वृद्धि, बिल्कुल सही है। तापमान में वृद्धि से क्या होता है, वाष्पन की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो दोस्तों, जो परिस्थितियां यहाँ पर, चलिए पढ़ते हैं। पहली परिस्थिति है बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर। तो अगर क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी को बढ़ाना है बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर। दोस्तों, अगर किसी बंद पात्र में आप दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाने से गैस के अणु एक दूसरे के और करीब आते हैं, वो संपीड्य होते हैं, तो इससे क्या होगा, अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी नहीं और घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला ये ऑप्शन है या ये कहिए स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर। जी, अगर पात्र से किस हाइड्रोजन गैस का रिसाव होगा तो हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। अगर पात्र का आयतन बढ़ाएंगे तो गैस के अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बिल्कुल सही है ये भी। अगला है स्टेटमेंट पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। तो पात्र में और अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन सही था? यहाँ पर सही ऑप्शन था ये दोनों, कौन से थे, ये दूसरा, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर देखिए, तीसरा ऑप्शन है दूसरा तथा तीसरा, तो ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। इसी प्रकार से हम आपके सामने क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज लाते रहेंगे, ऐसे क्लास लेते रहेंगे। हर एक क्लास के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज लाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।